सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं वहाँ पर कृषि विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा है मृदा विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम सॉइल साइंस कहते हैं। उससे जो है सॉइल साइंस की जो है मृदा विज्ञान की जो चैप्टर है खाद एवं पोषक तत्व, खाद उर्वरक एवं पोषक तत्व जो है उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में वो उसमें से मैं लगभग आपको 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कौन क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, कैसे घुमा फिरा कर पूछा है, कहाँ से पूछा गया है, कौन बार बार पूछा गया है। तो मैं आपको जो है इसको सॉल्व कराऊंगा, इससे आपको अंदाजा लगेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप जो है परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि आवश्यक खनिज तत्व जो कि आवश्यक खनिज तत्व क्या था? आवश्यक खनिज तत्व जो कि आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीवाणु क्या कर रहा है? जो कि जीवाणु में ऑक्सीकृत जीवाणु में ऑक्सीकृत के रूप में पाया जाता है। आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीवाणु में ऑक्सीकृत के रूप में पाया जाता है। कह रहा ऑप्शन ए, पी, बी जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन, सी कह रहा है सल्फर और डी कह रहा है कैल्शियम। ठीक है, तो आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीवाणु में ऑक्सीकृत रूप में पाया जाता है सल्फर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। जीवाणु में जो है ऑक्सीकृत रूप में जो है सल्फर उपस्थित रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा चलायमान तत्वों की कमी चलायमान तत्वों की कमी पौधों पर सर्वप्रथम किस हिस्से में दिखाई पड़ता है? कह रहे कि चलायमान तत्वों की कमी पौधों पर सर्वप्रथम किस हिस्से में दिखाई पड़ता है। ठीक है, जड़ों में, बी कह रहा है पुरानी पत्तियों पर, सी कह रहा है नई पत्तियों पर और डी कह रहा है तनों पर। तो चलायमान तत्वों की कमी पौधों पर सर्वप्रथम किस हिस्से पर दिखाई पड़ती है? तो वो जो सबसे पहले दिखाई पड़ती है वो पुरानी पत्तियों पर दिखाई पड़ती है। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
चलायमान तत्वों जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस के पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक तथा मैग्नीशियम की कमी सर्वप्रथम नई, क्या कह रहा है, सर्वप्रथम जो है निचली, नई नहीं, निचली तथा पुरानी, क्या कह रहा है, नई तथा निचली तथा पुरानी पत्तियों पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, सल्फर, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैल्शियम, बोरान, मॉलिब्डेनम की कमी सर्वप्रथम नई तथा, अब नई है तो ऊपर रहेगा ही, नई तथा ऊपर की, नई तथा ऊपर की पत्तियों पर दिखाई पड़ता है। देखिए, चलायमान तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और मैग्नीशियम की कमी जो है पुरानी तथा निचली पत्तियों पर दिखाई देता है। ठीक है, पुरानी ही पत्ती नीचे रहेगी, आप इसका फंडा क्लियर कर लीजिए कि अगर पत्ती पुरानी है तो नीचे रहेगी, अगर लक्षण पुरानी पत्ती पे दिखाई दे रहा है तो साथ में निचली पत्ती भी वो रहेगी। और सल्फर, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैल्शियम, बोरान, मॉलिब्डेनम की कमी सर्वप्रथम जो है नई तथा ऊपर की पत्तियों पर दिखाई पड़ता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पुरानी के साथ निचली, नई के साथ ऊपरी पत्ती, ये जो है बेसिक कंसेप्ट, आप इसको क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैल्शियम का एक मिली तुल्यांक किसके बराबर होता है या कितने के बराबर होता है। कैल्शियम का एक मिली तुल्यांक किसके बराबर होता है या कितने के बराबर होता है। कह रहा है 20 मिलीग्राम Ca, फिर C कह रहा है 40 मिलीग्राम कैल्शियम, फिर D कह रहा है, अरे सॉरी ये B हो गया, ये C कह रहा है 4 मिलीग्राम
कैल्शियम और डी कह रहा है 12 मिलीग्राम कैल्शियम। तो कैल्शियम का 1 मिली तुल्यांक किसके बराबर होता है या कितने के बराबर होता है? तो वो जो होता है वो 20 मिलीग्राम कैल्शियम के बराबर होता है। 20 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। एक कैल्शियम का 1 तुल्यांक कितना होता है? 20 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आप जो है अब जो है ये क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता भी है, अगले परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। जो आने वाली परीक्षा है, कह रहा है मिट्टी में कैल्शियम, क्या कह रहा है? मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता से कौन या किसकी मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा तत्व की कमी हो जाती है। जैसे किसी मृदा में, मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाएगी? ऑप्शन ए कह रहा पोटास, कह रहा है पोटेशियम की कमी, बी कह रहा है नाइट्रोजन की कमी या नत्रजन कह लीजिए, नाइट्रोजन की कमी, सी कह रहा है फास्फोरस की कमी, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। सभी की कमी। तो मृदा में कैल्शियम की अधिकता से, यानी कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ेगी तो फास्फोरस की कमी हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम जो है फास्फोरस से क्रिया करके कैल्शियम फास्फेट बनाता है, कैल्शियम फास्फेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम फास्फोरस से अभिक्रिया करके कैल्शियम फास्फेट बनाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नील हरित शैवाल, आप जानते हैं कि नील हरित शैवाल का जो है प्रयोग किसमें किया जाता है? धान की फसल में। धान की फसल में जो है नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल के प्रयोग से धान के खेत में 15 से 45 केजी नाइट्रोजन 15 से 45 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होता है। कितना होता है? 15 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एल्गी, ब्लू ग्रीन नील हरित या ब्लू ग्रीन एल्गी कह लीजिए, या नील हरित शैवाल के प्रयोग से होता है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो 46 किलोग्राम यूरिया जो है मिलता है 100 किलोग्राम 46 किलोग्राम यूरिया मिलती है 100 किलोग्राम 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता है 100 किलोग्राम यूरिया में, इसलिए 1 किलोग्राम 100 में 46 से भाग देकर के आप इसको निकाल लीजिएगा। इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। कह रहा मक्का में सफ़ेद कलिका व्हाइट बर्ड रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो किसकी कमी से? धान में खैरा रोग, और मक्के में जो है सफ़ेद कलिका व्हाइट बर्ड रोग जो है किसकी कमी से?
जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। इसको भी आप अलग से पन्ने पे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप रजिस्टर बनाइए, उस पर अलग से लिख दीजिए, तो उस पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अकार्बनिक, अकार्बनिक क्या कह रहा है? अकार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक अकार्बनिक नाइट्रोजन के कार्बनिक क्या कह रहा है? कार्बनिक कह रहा है। अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में, कार्बनिक नाइट्रोजन कह लीजिए या नाइट्रोजन के रूपांतरण, क्या कह रहा है? के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन में के नहीं होगा, में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आचलीकरण, आचलीकरण। बी कह रहा है खनिजीकरण, क्या कह रहा है? खनिजीकरण। सी कह रहा है, जो है सी कह रहा है चलीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। और डी कह रहा है चलीकरण, क्या कह रहा है? चलीकरण। तो अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया को या रूपांतरण को क्या कहते हैं? खनिजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, ये आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो लिखाने जा रहा हूं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भूमि में पाए जाने वाली कार्बन की मात्रा, भूमि में पाई जाने वाली कार्बनिक, भूमि में पाई जाने वाली कार्बनिक, कार्बन क्या कह रहा है? कार्बनिक कार्बन की मात्रा, क्या कह रहा है? मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? भूमि में पाई जाने वाली कार्बन की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए उपलब्ध फास्फोरस, क्या कह रहा है? उपलब्ध फास्फोरस। बी उपलब्ध कैल्शियम। सी कह रहा है उपलब्ध नाइट्रोजन। डी कह रहा है उपलब्ध पोटेशियम। भूमि में मापी जाने वाली कार्बन की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूमि में उपलब्ध नाइट्रोजन, क्या है? भूमि में उपलब्ध नाइट्रोजन का
किसका है? भूमि में उपलब्ध। ये मापन जो है कार्बन मापन किसके द्वारा नहीं होगा, इसमें मात्रा है। ये उपलब्ध नाइट्रोजन का जो मापन कौन करता है? भूमि में पाए जाने कार्बनिक कार्बन जो है, ये गलत हो गया क्वेश्चन। ये जो है कार्बनिक कार्बन क्या है? कार्बनिक कार्बन, कार्बन की मात्रा मापन, कार्बनिक कार्बन की मात्रा मापन है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। मापन है किसका? कह रहा है उपलब्ध फास्फोरस का, उपलब्ध कैल्शियम का, उपलब्ध नाइट्रोजन का, उपलब्ध पोटेशियम का। तो किसका है? उपलब्ध नाइट्रोजन का। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। कार्बनिक कार्बन जो है, ये कार्बनिक कार्बन भूमि में पाई जाने वाली, ये दर्शाता है कि नाइट्रोजन कितना है कितना नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? किस पोषक तत्व की कमी, क्या कर रहा है? किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक, क्या कह रहा है? किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग के प्रति संवेदन, क्या कह रहा है? कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कह रहा है संवेदनशीलता, कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी कह रहा है निकिल, सी नाइट्रोजन, डी कह रहा है ये तथा बी दोनों। क्या कह रहा है? ये तथा बी दोनों। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही, ये तथा बी दोनों। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन का थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन कर दे रहा हूं कि कार्बनिक कार्बन की मात्रा मापन है किसका? तो नाइट्रोजन का। तो और जो पोषक तत्व हैं उनका भी लिख दे रहा हूं मापन। पोषक तत्व, क्या कह रहा है? पोषक तत्व उपस्थिति का मापन, क्या कह रहा है? उपस्थिति का मापन, पोषक तत्व उपस्थिति का मापन। उपलब्ध नाइट्रोजन हो गया, कार्बनिक कार्बन, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उपलब्ध फास्फोरस, बी कह रहा है उपलब्ध पोटेशियम, पोटास
पोटास, 3 कह रहा है उपलब्ध कैल्शियम, क्या कह रहा है, उपलब्ध कैल्शियम, उपलब्ध कैल्शियम, ठीक है। तो ये तीनों जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट और उपलब्ध कैल्शियम किस पे निर्भर, उपलब्धता क्या है मापन, पीएच चूने की कमी, क्या कह रहा है, पीएच चूने की कमी, ठीक है। पोषक तत्व उपस्थिति का मापन, मतलब कौन पोषक तत्व का उपलब्धता का कौन मापन करेगा, तो नाइट्रोजन का कार्बनिक कार्बन हमने लिखाया है पिछले क्वेश्चन में। उपलब्ध फास्फोरस जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका मापन होता है। उपलब्ध पोटास का मापन जो है सोडियम एसीटेट है। उपलब्ध कैल्शियम का मात्रा जो है पीएच चूने की कमी, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किस पदार्थ को सुपरफास्फेट के साथ मिलाया जा सकता है, तो कह रहा है कि यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट को जो है सुपरफास्फेट के साथ मिलाया जा सकता है, बाकी यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड और रॉक फॉस्फेट को नहीं मिलाया जा सकता है। इसी में आप जोड़ दीजिए एक बेसिक स्लैग, क्या है, बेसिक स्लैग जो है, बेसिक स्लैग को भी नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्लैग को भी नहीं मिला सकते हैं, केवल अमोनियम सल्फेट को मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके अलावा ये सब तो मिलाया जा सकता है, नहीं मिलाया जा, ये केवल अमोनियम सल्फेट मिलाया जा सकता है, ये सब लिख लीजिए कि इसको मिलाया जा सकता है, इन सबको नहीं मिलाया जा सकता है, ठीक है। यूरिया को सुपरफास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये के साथ अब इसी को एक शब्द में बढ़ा दे रहा हूं, नहीं कर दे रहा हूं, और उसमें जो है साथ नहीं मिलाया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें जो है, ये इतने जो है ये नहीं मिलाए जा सकते हैं, यूरिया, बेसिक स्लैग, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड और रॉक फॉस्फेट, इनको नहीं मिलाया जा सकता है। किसको, इनको नहीं मिलाया जा सकता है। और अब जो है एक शब्द हटा करके फिर ये करेक्ट, ऐसे पदार्थ को सुपरफास्फेट के साथ मिलाया जा सकता है। तो अमोनियम सल्फेट हमने पहले ही आपको बता दिया है, तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड 2, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड, क्या कह रहा है, 4 जो है पोटेशियम साइनाइड, क्या कह रहा है,
पोटेशियम साइनाइड। ये ऐसे पदार्थ को सुपरफास्फेट के साथ मिलाया जा सकता है, पोटेशियम सल्फेट के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ और पोटेशियम साइनाइड के साथ। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूरिया में, ये बहुत बार पूछा गया है और इसको हर आदमी को जानना चाहिए जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एग्रीकल्चर का जो भी बीएससी या इंटर तक ही पढ़ा है, तो उसको जानकारी तो होना चाहिए कि जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है किस रूप में होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है एमाइड रूप में होता है। किस रूप में होता है? एमाइड रूप में होता है, ठीक है। अब मैं आपको लिखा दे रहा हूं, एमाइड उर्वरक यूरिया है और जो है कैल्शियम साइनेमाइड। कौन कौन सा है? यूरिया, कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। यूरिया कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। और नाइट्रेट उर्वरक, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अमोनियम उर्वरक, अमोनियम उर्वरक कौन कौन सा है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि पायराइट्स में उपस्थित गंधक, पायराइट्स में उपस्थित गंधक, पायराइट्स में उपस्थित गंधक किस रूप में होता है? पायराइट्स में उपस्थित गंधक किस रूप में होता है? सल्फेट, सल्फेट बी कह रहा है, थायोसल्फेट, सी कह रहा है सल्फाइड और डी कह रहा है सल्फाइड। तो पायराइट्स में उपस्थित गंधक किस रूप में होता है? तो वो होता है सल्फाइड के रूप में। किस में होता है? सल्फाइड के रूप में होता है। और पायराइट्स का उपयोग लवणीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। चूना का अम्लीय मृदा और जिप्सम का क्षारीय मृदा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है। इसे आयरन
पायराइट्स भी कहते हैं। इसका रंग जो होता है गहरे सुनहले पीले रंग का, गहरे सुनहले पीले रंग का होता है, इसलिए इसे झूठा सोना भी कहते हैं। ठीक है, इसे आयरन पायराइट्स भी कहते हैं, या गहरे सुनहले पीले रंग का होता है, इसलिए इसे झूठा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर लवणीय भूमि नहीं है तो क्षारीय आप जरूर लगाइएगा। ठीक, सुधार में वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, कह रहा है किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। जैसे फूल गोभी ना दिया हो, जैसे दिया हो किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता ज्यादा होती है। कह रहा किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। कह रहा किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। गेहूं, आलू, मक्का, मटर। कह रहा किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक होती है। तो मटर में इसलिए होती है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीवाणु होते हैं उनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम मदद करता है। तो इसलिए मटर की जो है फसल के लिए मॉलिब्डेनम आवश्यक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और इसकी कमी से गोभी में विहक्टल रोग हो ही जाता है, आप जानते ही हैं इसको। अगर आप इस चीज को जान जाएंगे, ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की सक्रियता के लिए मॉलिब्डेनम आवश्यक होता है। तो जैसे फसल अगर पूछेगा फसल किस फसल को मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, तो जैसे ही लेग्यूमिनस क्रॉप उसमें रहेगी तो आप उस पर आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, नीम की खली का प्रयोग क्यों करते हैं। नीम की खली का प्रयोग क्यों करते हैं। कह रहा कि नीम की खली का प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। कह रहा है यूरिया के जल अपघटन के लिए। दूसरा कह रहा है नाइट्रीकरण की वृद्धि के लिए, नाइट्रीकरण की वृद्धि के लिए। ठीक है,
यूरिया के जल अपघटन की कमी के लिए। डी कह रहा है नाइट्रीकरण की अवरोध, नाइट्रीकरण की अवरोध के लिए। ठीक है, नीम की खली का प्रयोग क्यों करते हैं? तो नाइट्रीकरण के अवरोध के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? नाइट्रीकरण के अवरोध के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की हानि कम होती है। ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन की हानि काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने कहा है कि इसको जो है आप अगला क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी से संबंधित है। उसको जो है अलग से पन्ने पे इसको ले लीजिए। कहते हैं कि फास्फोरस सर्वाधिक सुलभ किस पीएच मान पर होता है? तो फास्फोरस सर्वाधिक सुलभ जो है, स्थिरीकरण नहीं पूछ रहा है, फास्फोरस की सुलभता किस पीएच पर होता है? तो 6.5 से 7.5 पीएच पर। सभी पोषक तत्व, लगभग सभी पोषक तत्व की उपलब्धता जो है 6.5 से 7.5 पीएच पर सर्वाधिक होती है। यह उपलब्धता की बात हो रही, ना कि स्थिरीकरण की। दो चीज आप क्लियर कर लीजिए, उपलब्धता और स्थिरीकरण का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा एंजाइम, कह रहा है कौन सा एंजाइम, कह रहा है कौन सा एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को, नहीं एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है, रूपांतरण करता है या बदल देता है, सब एक ही चीज है। तो आप इसको करता है, करने में सहायक होता है, जो भी है आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए यूरिएज, क्या है? यूरिएज बी कह रहा है नाइट्रोजिनेज, और सी कह रहा है जो है हाइड्रोजिनेज। और डी कह रहा है कैटेलेज। तो कौन सा एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में बदलता है? तो वो बदलता है यूरिएज बदलता है। कौन बदलता है? यूरिएज बदलता है, सहायक करता है मतलब। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। कौन? नाइट्रोजिनेज जो है भाग लेता है किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है, आप इसको भी नोट करते चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15। धान की फसल में जिंक सल्फेट का छिड़काव के लिए कितना संतुलित है? तो 5 से 10 किलो। आप इसको नोट कर लीजिए कि धान की फसल में जो जिंक सल्फेट का पर्णकीय छिड़काव है तो कितना रिकमेंडेशन डोज है? तो 5 किलो रिकमेंडेशन डोज जो है प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का है। कौन सा जैव उर्वरक जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु कह रहा है जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है, जैविक उर्वरक नहीं है। मतलब अभी मैं लिख लूं ऑप्शन तो बता रहा हूं आपको। ऑप्शन ए राइजोबियम एजोला, सी कह रहा है एजोस एजोस्पिरिलियम, डी कह रहा है एजोटोबैक्टर। क्या कह रहा है? एजोटोबैक्टर। कौन सा कह रहा है कि जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं, मतलब इनमें से जो ये चारों हैं तो जैव उर्वरक है ही है, लेकिन कौन जीवाणु जैव उर्वरक नहीं है? आप ये समझिए, बैक्टीरियल कौन सा नहीं है ये कह रहा है। तो एजोला जो है यही नहीं है। कौन सा? एजोला जो है नहीं है। यह क्या है? यह एक जलीय क्या है? फर्न है। क्या है? फर्न है। बाकी सब जीवाणु जैविक उर्वरक हैं। ये ज्वार बाजरा मक्का में, ये जो है लेग्यूमिनेसी क्रॉप में, जैसे चना मटर और मसूर अरहर, इन सब में। एजोस्पिरिलियम जो है ज्वार बाजरा मक्का में, एजोटोबैक्टर जो है गेहूं में और गन्ना में, मक्का में भी इसका प्रयोग होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? इसको पिछली क्लास में मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व अम्लीय मृदाओं में पोषक तत्व पौधों के लिए अम्लीय मृदा में प्रायः कम होता है, ठीक है? कौन सा है? बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, डी कह रहा है मैग्नीज। तो जो अम्लीय मृदा में प्राय कौन कम होता है? वो मोलिब्डेनम की कमी होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? इसके साथ साथ जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर
मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। क्या है? सल्फर। ये मॉलिब्डेनम की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटेशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम और सल्फर की जो है कमी होती है। अम्लीय मृदा में जो है कमी होती है। ठीक है। और जबकि जो है मैग्नीज आयरन की अधिकता, किसकी? मैग्नीज आयरन की अधिकता